जय हिंद दोस्तों। अभी जो है बिहार दरोगा के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण का हम लास्ट 6 महीना का आपको रिवीजन कराएंगे। और आज जो है अभी हम जनवरी 2026 पीछे से चलेंगे। पहले जनवरी 2026 करवाएंगे, फिर आपका दिसंबर, फिर आपका नवंबर। इस प्रकार से हम लगभग 6 महीना का करंट करवाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स का यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज देखते हैं इसका पहला पॉइंट। और अभी जो है हम ये देखिएगा जनवरी 2026 का, इसमें जो करंट मिलेगा आपको नवंबर का, और ये इम्पोर्टेंट भी है। बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। चलिए देखेंगे, यह सभी एग्जाम के लिए बीपीएससी का देंगे, दरोगा का देंगे, बीएसओ का देंगे, बीएसएससी सचिवालय, रेलवे, जो भी एग्जाम होता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये सारा प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 का इसमें होगा। और इसमें देखते हैं हम लोग, पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में उल्लेख है। बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा, ध्यान रखिएगा, जो इस बार चुनाव हुआ बिहार का, वह 18वें नंबर का था और 2 चरण में संपन्न हुआ। बिहार में कुल विधानसभा सीट अगर पूछे तो ये रखिएगा, यह कुल विधानसभा सीट 243 है। और एनडीए ने कुल कितना सीट पर विजय प्राप्त किया? 202। यानी पूरे एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, जो सारा पार्टी शामिल है, इसमें हम कहेंगे टोटल 202 सीटों पर जीत हासिल किया। जो बिहार में विधानसभा में इस बार जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, यह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, टोटल 89 सीट यह जीत हासिल किया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यह जदयू है, 85 सीट पर जीत हासिल किया। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए और शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह 20 नवंबर 2025 को इसका यह आयोजन किया गया था। अगर हम देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो यह पवन चामलिंग। कौन है? पवन चामलिंग। देश के सबसे लंबे कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री का स्थान आता, याद रखिएगा, यह 8वां बार। ध्यान रखिएगा, लंबे कार्यकाल में यह 8वां बार। प्रथम स्थान पर पूरे भारत में सबसे अधिक जो कार्यकाल रहा, पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम का मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार सबसे अधिक बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे कम वोट से जो विजेता बने, राधा चरण साहू, यह संदेश सीट भोजपुर, मात्र 27 मत से यह जीते हैं। सर्वाधिक अंतर से जीत जो है कलाधर मंडल का, और यह रुपौली पूर्णिया विधानसभा से। इस बार 29 महिलाएं विधानसभा में पहुंचने में सफलता हासिल की। ये भी ध्यान रखेगा कि महिला विधायक की संख्या कितना है? 29, और 10 जिसमें कि बीजेपी से है और 10 जो है जनता दल यू से है। और हम कह सकते हैं कि कुल मुस्लिम विधायकों की संख्या 11 है। और एसआईआर के पश्चात इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 7,45,26,858 है। डाटा याद रखिएगा, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मतदान का प्रयोग किया? यह 67.13। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। विधानसभा का अध्यक्ष भी और प्रोटेम स्पीकर भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, नरेंद्र नारायण यादव को यह बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, और यह आलमगंज मधेपुरा से जदयू के विधायक है। विधानसभा जो अध्यक्ष का चुनाव वह इसमें कहता है कि प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है वह प्रेम कुमार, और यह गया टाउन से बीजेपी के विधायक हैं। सबसे कम उम्र की विधायक यह मैथिली ठाकुर रही, जो अलीनगर दरभंगा से, मात्र इसकी 25 साल उम्र है, और यह सबसे कम उम्र की विधायक बनी। दिल्ली में लाल किले के निकट आतंकी विस्फोट
फरीदाबाद में मिले विस्फोट के दिल्ली में लाल किले के निकट भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए जो विस्फोट के बाद यह एनआईए की जांच ने व्हाइट कॉलर गैंग का खुलासा, कौन सा गैंग है, व्हाइट कॉलर गैंग का खुलासा किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अब गणतंत्र दिवस परेड की तरह ये देखिएगा परेड प्रत्येक साल कहता है कि जयंती पर यानी कि 31 अक्टूबर पर को जो है यह क्या होगा, परेड का आयोजन किया जाएगा। कब? 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और यह परेड जो होगा प्रतिवर्ष यह एकता नगर गुजरात में, कहाँ पर होगा, एकता नगर गुजरात। और इसमें झांकियां भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार भी जो 2025 का राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती मनाया गया, इसका विविधता में एकता थीम के साथ विभिन्न राज्य और यूटी के झांकियों का प्रदर्शन इसमें किया गया। हाल ही में किसे गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया लखनऊ को। अब यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों में जो यह क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के कुल यह 9 शहर कितना शामिल हो गया, 9। 2023 में 2 शहर, एक संगीत की श्रेणी में ग्वालियर को, साहित्य श्रेणी में कोझिकोड को। अब 2025 में एक गैस्ट्रोनॉमी या पाक श्रेणी में लखनऊ को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में यह स्मरणोत्सव कार्यक्रम जो चलेगी 7 नवंबर 2025 से लेकर के 7 नवंबर 2026 तक पूरे एक वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के जो 150 वर्ष पूरे हुए वह इसका स्मरणोत्सव कार्यक्रम यह जो है चलेगी। इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और कहते हैं कि इस अवसर पर डाक टिकट के यह विशेष प्रकार के डाक टिकट भी और 150 रुपये के अंकित मूल्य के सिक्का भी जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम के रचना के कितने वर्ष पूरा हुआ, 150 साल पूरा हुआ। और वंदे मातरम जो लिखा गया था 7 नवंबर 1875 को। और यह किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद आगे चलते हैं। राफेल, यदि राफेल फाइटर लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति यह द्रौपदी मुर्मू। और यह कहाँ से, अंबाला वायुसेना स्टेशन 29 अक्टूबर 2025 को उड़ान में 17 स्क्वाड्रन गोल्ड एरोस के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन यह अमित ये जो है ज्ञानी उनके पायलट थे। और इससे जो है पहले भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर से सुखोई 30 MKI यह उड़ान भरी। हम कह सकते हैं कि सुखोई 30 MKI से भी उड़ान भरी और लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन राफेल में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और किसी भी लड़ाकू विमान में जो सबसे पहले उड़ान भरी थी तो पहली महिला थी प्रतिभा पाटिल। और हम कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी राष्ट्रपति रहते हुए 2006 में लौहगांव से यह सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरे थे। कौन, APJ अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा, किसी फाइटर जेट से उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कहेगा तो APJ अब्दुल कलाम। और किसी फाइटर जेट से उड़ान भरने वाले देश के पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राफेल में उड़ान भरने वाले पहली महिला राष्ट्रपति तब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के सहयोग से भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। हॉकी की शुरुआत हुआ था 1925। हॉकी की शुरुआत 1925
और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देखिएगा शताब्दी समारोह का जो आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह जो CMS-03 का सफल परीक्षण, जो CMS-03 है इसका सफल परीक्षण की बात करेंगे 2 नवंबर 2025। CMS-03 का वैकल्पिक नाम GSAT-7R और हम कह सकते हैं कि किसने इसको प्रक्षेपित किया, इसरो ने सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसका वजन जो है वह 4410 किलोग्राम। प्रक्षेपण यान की बात करेंगे, यह किससे, जो CMS-03 है इसको किससे प्रक्षेपित किया, हम कहेंगे LV-M3M5। LV-M3M5 इसका प्रक्षेपण तारीख है 2 नवंबर 2025 और इसका वैकल्पिक नाम GSAT-7R। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है INS इच्छक। INS इच्छक को नौसेना में जो शामिल किया 7 नवंबर 2025 को, 7 नवंबर 2025 कोच्चिन नौसैनिक यह हवाई अड्डा, ठीक है, देखिएगा कहाँ से, कोच्चिन नौसैनिक अड्डे पर इसको शामिल किया। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा 11,000 यह करे कि 11,000 मीटर की गहराई तक यह स्कैन कर सकता है। पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसमें महिला के लिए विशेष आवास की सुविधा दिया गया। इस श्रेणी का जो पहला पोत था वह INS संधायक, यह 3 फरवरी 2024 को ही शामिल किया गया और दूसरा पोत था निर्देशक, यह भी 2024 दिसंबर में। और अब की बार तीसरा जो है जिसका नाम है INS इच्छक, इसको 7 नवंबर 2025 को। फिर आगे चलते हैं, स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS माहे नौसेना में कब शामिल हुआ, हम कहेंगे 24 नवंबर 2025 को मुंबई के नौसेना यार्ड में और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका नाम पुडुचेरी जो यूटी है उसी का जो एक शहर है माहे, माहे के नाम पर ही यह INS माहे का नाम रखा गया और यह स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। इसको मुंबई के नौसेना यार्ड में शामिल किया गया। विद्यार्थी को आगाह करने के लिए देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी किया, UGC ने जारी किया। 22 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची इसमें लिस्ट में नाम जारी किया था। सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली में देखा गया, टोटल 10 और उत्तर प्रदेश में यह 4। आगे चलते हैं, दिव्यांग जनों के सहायतार्थ के लिए 27वां दिव्य कला मेला जो हुआ वह कहाँ पर, लखनऊ में। 27वां दिव्य कला मेला लखनऊ में। पहला दिव्य कला हम कहेंगे दिल्ली में, पहला दिव्य कला कहाँ पर, दिल्ली में। QS एशिया रैंकिंग 2026 की अगर हम बात करेंगे, QS एशिया रैंकिंग 2026 की बात करेंगे तो इसमें भारत का जो शीर्ष स्थान रहा कौन सा IIT का या कौन सा संस्थान का, तो हम कहेंगे IIT दिल्ली। तो QS एशिया रैंकिंग जो यह जारी किया गया इसमें कहता है कि भारत में जो शीर्ष स्थान पर संस्थान रहा हुआ कौन, IIT दिल्ली। सेकेंड स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और थर्ड स्थान पर IIT मद्रास। अगर हम भारत में जो IIT दिल्ली है इसका एशिया में स्थान देखेंगे तो 59वां है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ या साइंस बेंगलुरु का स्थान एशिया में 64वां, IIT मद्रास का 70वां है। अगर हम कहेंगे पूरे एशिया में शीर्ष स्थान किस संस्थान का रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, और यह सेकंड स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का और थर्ड स्थान पर नांगयांग। हम कहेंगे एक ही याद रखिएगा, शीर्ष वाला पूछने की संभावना है। भारत में शीर्ष पर IIT दिल्ली और एशिया में शीर्ष स्थान पर यह यूनिवर्सिटी ऑफ या हांगकांग जो हांगकांग का है। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी जो मिला है वह भारत को और यह अहमदाबाद में होगा। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसको मिला है, अहमदाबाद को। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में, ये भी ध्यान में रखिएगा, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन
यह ग्लासगो में हुआ। कहाँ पर हुआ? ग्लासगो में हुआ। आगे चलते हैं आगे। करें क्या? हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू तेजस विमान एरो शो में हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना हुआ दुबई में। और इसमें जो विमान चालक था, यह चालक विंग कमांडर यह नमान सस्याल, क्या नाम है इसका? नमान सयाल। इसकी क्या हो गया? निधन हो गया, इसकी मृत्यु हो गया। दुबई एरो शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कहता है कि 1986 से हुआ। इसमें एक भारतीय वायुसेना के यह पायलट का क्या हो गया? निधन हो गया। और इस बार जो 2025 का एरो शो था, इसका थीम था द फ्यूचर इज हियर। द फ्यूचर इज हियर, ध्यान में रखिएगा। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह कहाँ पर? गोवा। भारत का जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन गोवा। उद्घाटन फिल्म है द ब्लू ट्रेल। क्या नाम है? द ब्लू ट्रेल। महोत्सव का समापन फिल्म है यह ए यूजफुल घोस्ट। क्या नाम है? ए यूजफुल घोस्ट। फोकस कंट्री है जापान। फोकस कंट्री जापान। पार्टनर कंट्री है स्पेन। पार्टनर कंट्री स्पेन। स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। स्पॉटलाइट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ, ध्यान में रखिएगा कि अगर 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहेंगे तो यह पणजी गोवा। उद्घाटन फिल्म है द ब्लू ट्रायल। महोत्सव का समापन फिल्म है यह यूजफुल घोस्ट। फोकस कंट्री जापान। पार्टनर कंट्री स्पेन। स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश है। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उम्रीवर यह रियोस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह जारा सोफिया ओस्टान। जारा सोफिया ओस्टान। ICFT यूनेस्को गांधी पदक। सेफ हाउस। भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर कल्याण सिंह त्यागी। कल्याण सिंह त्यागी। अब हम राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका समाप्त होता है। अभी हम चलेंगे यह राज्य समाचार पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती वाले पदों के लिए भी अब पहले स्क्रीनिंग परीक्षा का क्या होगा? आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने के राज्य यदि का परामर्शित मूल्य जो है 30 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन की बात किया है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ का है। युवा रत्न सम्मान योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़। MP ई सेवा पोर्टल किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने MP ई सेवा पोर्टल की शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश को यह कहते हैं कि अगले 22 वर्षों में 2047 तक एक विकसित संस्कृति के रूप में समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य बनने के यह राज्य के रूप में पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। और वहां के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष को उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित किया है? 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार का यह वर्ष घोषित किया है। मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 55 वर्ष करने 5-5 वर्ष जो है करने का अध्यादेश जारी किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल जो है वह पहले यह कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता था। अब इसको 5-5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया हिमाचल प्रदेश ने। त्यागपत्र, निधन अथवा जो यह आकस्मिक हम कह सकते हैं रिक्तियां हो जाता है, यहाँ पर कोई पद यह रिक्त होता है तो 1 माह के भीतर वहां पर चुनाव कराया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान है। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं। भूटान के चौथे नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी का भूटान यात्रा हुआ। अभी हाल ही में देखिए नवंबर महीने में जो भूटान नरेश था जिग्मे खेसर वांगचुक, इसका जन्मदिन था। और जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंचे। और पुनः यह सागचो 2 जल विद्युत परियोजना का दोनों प्रधानमंत्री ये दोनों ने जो है मिलकर के इसका उद्घाटन किया।
और इसका जो क्षमता है 1020 मेगावाट का। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भूटानी मंदिर, यह बौद्ध मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए कहाँ पर भूमि अनुदान देने की घोषणा? तो वाराणसी में। भूटानी मंदिर, बौद्ध मठ या अतिथि गृह के निर्माण के लिए जो भूमि अनुदान देने की बात हुआ है वह कहाँ पर? वाराणसी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा की बात करेंगे तो हमारे राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना 2 देश की यात्रा पर गए। अंगोला की यात्रा 50वां स्वतंत्रता दिवस था, उसी के अवसर पर अंगोला की यात्रा कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति का यह पहली यात्रा, यानी कि अंगोला भी और बोत्सवाना भी दोनों पहला देश था जहां पर किसी भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा की, तो वह है कौन? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी है कौन? अंगोला। तो जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी संघ का जो अध्यक्ष है वह है कौन? अंगोला के पास है। राष्ट्रपति वहां के है जोआओ लोरेंको। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा। अगर हम बोत्सवाना की राजधानी की बात करेंगे, गेबरोन। बोत्सवाना के किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा और बोत्सवाना के राष्ट्रपति का नाम यह गिडोन बोको। क्या नाम है? गिडोन बोको। भारत के प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीते प्रदान करने पर सहमति बोत्सवाना ने प्रदान किया। और फार्माकोपिया समझौता, इसमें कहते हैं कि जो बोत्सवाना के लोग हैं वहाँ के लोगों को किफ़ायती दवाइयाँ आसानी से क्या होगा? उपलब्ध हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। यह फार्माकोपिया समझौता भारत और बोत्सवाना, और यहाँ से 8 चीते भी भारत में लाए जाने की बात किया है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना को यह जो है चीतों का गढ़ कहा जाता है और विश्व में जितना चीता है लगभग 7100 चीते में से 30% जो है चीता बोत्सवाना में ही है। इसको चीतों का गढ़ माना जाता है। नवंबर 2025 तक भारत में चीतों की संख्या 27 है। भारत में चीतों की संख्या 27। 24 चीते कुनो नेशनल पार्क में, 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2025 में 5 और बच्चे को जन्म दिया। अगर यह जीवित हो रह जाता तो टोटल हो जाएगा कितना? 32। यह अभी नवंबर का रिपोर्ट है, देखिए यह चेंज भी हो सकता है। हाल ही में बांग्लादेश के अबदस्त प्रधानमंत्री, जिसे वहां के अदालत ने फांसी की सजा सुनाया, यह है शेख हसीना। वहां के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शेख हसीना थी, उनको, और कहेंगे वहां के जो गृह मंत्री या असदुजम्मा खां, क्या नाम है? असदुजम्मा खां को भी इस मामले में मौत की सजा सुनाया। शेख हसीना और असदुजम्मा यह दोनों ने भारत में ही शरण लिया, लेकिन याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश में अपराधियों के प्रत्यारोपण, यानी कि अगर बांग्लादेश का अपराधी भारत में आ जाए, भारत का अपराधी बांग्लादेश में चला जाए, तो भारत का दायित्व बनता है कि उस अपराधी को बांग्लादेश को सौंपें और बांग्लादेश का दायित्व बनता है कि वह अपराधी। ऐसा समझौता 2013 में हुआ, लेकिन 2016 में कहता है कि इसमें संशोधन किया और संधि में दोनों देश के बीच अपराधियों के आदान प्रदान की बात तो शामिल है, लेकिन संधि के अनुसार किसी अपराधी का प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देश में अपराध माना जाएगा। अन्यथा तो अभी हम कहेंगे शेख हसीना और यह अस्तजुम्मा दोनों को भारत सरकार नहीं सौंपेगी, क्योंकि भारत सरकार इसको अपराधी नहीं मानती। भारत चीन को यह कोर कमांडर स्तर के जो 23वां बैठक हुआ, यह चुशुल मोल्दो, कहाँ पर हुआ? तो चुशुल मोल्दो। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। और कहता है कि इस प्रकार G20 के लगातार 3 सम्मेलन इब्सा ग्रुप, इब्सा में एक कहेंगे इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका राष्ट्रों में ही रहा। इस बार का जो थीम है G20 का, एकजुटता, समानता और अस्थिरता। एकजुटता, समानता और अस्थिरता। अमेरिका ने इस बैठक का विरोध
किया और भाग नहीं लिया, लेकिन मजे की बात है कि जो अब 21वां G20 शिखर सम्मेलन है वह 2026 में डोराल अमेरिका में होगा। कहाँ पर होगा? डोराल अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, अगर G20 का 20वां संस्करण की अगर हम बात करेंगे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और कहे कि ऐसा अ, हुआ कि जो G20 का लगातार 3 सम्मेलन है, यह इब्सा समूह के साथ, हम कह सकते हैं कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इस बार का थीम है एकजुटता, समानता और अस्थिरता। अमेरिका ने ये इस बैठक का यह विरोध किया और भाग भी नहीं लिया। जो अगला यह जिम्मेदारी है, जो 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 है, यह डोराल अमेरिका फरवरी 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन होगा। तो भारत 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर एआई यह इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। कौन है? सिरिल रामाफोसा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय साझेदारी की नींव भारत ने रखी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI की बात करता। आगे है करे कि इब्सा, जो अब कहेंगे इब्सा, तो जो इब्सा है हम कह सकते हैं कि यह 3 महाद्वीप का, यह एक देश, एक एशिया महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का और एक अफ्रीका महाद्वीप का। तो हम कहेंगे यह तीनों महाद्वीपों का भी सम्मेलन था। तो इब्सा, यह इसका भी आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में। हाल ही में यह सेक्स कांड में कहता है कि घिरे किसे जो है चार्ल्स तृतीय ने जो है प्रिंस की उपाधि भी छीन लिया और उसके सारे शाही उपाधियां छीनने की घोषणा द प्रिंस ऑफ एंड्रयूज माउंटबेटन करे कि इसे विंडर पैलेस के अंदर वाले रॉयल लॉज से भी इसको कहते हैं कि निकाल दिया गया। समस्त शाही या उपाधियां और सम्मान छीनने के पश्चात अब वह प्रिंस एंड्रयू ड्यूक, यह ड्यूक जो है ऑफ यॉर्क नहीं कहलाएंगे। अब वह केवल एंड्रयू माउंटबेटन विंडर के नाम से जाने जाएंगे। इस आरोप पर उन्हें वर्जीनिया ग्यूफ्रे नाम की युवती का जो है यौन शोषण किया और वर्जीनिया ग्यूफ्रे ने आत्महत्या ऑस्ट्रेलिया में की और इसी पर एक पुस्तक लिखा, नो बडी गर्ल्स। इसमें कहते हैं कि जो एंड्रयू है उसके यौन शोषण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जलवायु परिवर्तन, यह जो है 30वां संस्करण, जिसको हम COP30 कहते हैं, यह बेलेम ब्राजील में हुआ। कहाँ पर? बेलेम ब्राजील। UNFCCC के शामिल 200 देश में इसमें भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व किया भूपेंद्र यादव ने और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, यह आंद्रे कोरिया डोलागो, क्या नाम है? आंद्रे कोरिया डोलागो, जो कि ब्राजील के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक है। अमेरिका ने अपने यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। 2005 से भारत में कार्बन उत्सर्जन 36% से अधिक कमी आया है। COP30 में नया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म अपनाया गया और COP31 का जो आयोजन होगा तुर्की में। देखिएगा, दरोगा का जो तैयारी करते हैं उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखिएगा कि यह जलवायु जो शिखर सम्मेलन COP30 है, इसका आयोजन बेलेम ब्राजील में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव। अमेरिका ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा और अगला वाला याद रखिएगा, जो COP31 होगा वह तुर्की में होगा। बस 3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो यह COP जो है, यह 30 जो हुआ यह बेलेम ब्राजील में और COP31 तुर्की में होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी आपका समाप्त हो गया। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की बात करेंगे। 2024-25 में प्रमुख कृषिगत उत्पाद का फाइनल आंकड़े जारी। यह जो आंकड़े जारी किया किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, और इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो बताया, यह देखिए 3577.32 लाख मीट्रिक टन, चावल उत्पादन 1501 लाख मीट्रिक टन और गेहूं का 1179.45 लाख मीट्रिक टन।
श्री अन्न के उत्पादन की बात अगर हम करेंगे, ये देखिएगा 185.92 लाख मीट्रिक टन। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के निर्यातों का योगदान देने के लिए निर्यातकों की गारंटी योजना को यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया और यह नवंबर 2025 में, और इसके तहत ऋण राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी का जो है कवरेज करेगा, और इसके तहत एमएसएमई भी शामिल है और 20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त सुविधा प्रदान किया जाएगा। चीनी विपणन वर्ष 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन में कितने प्रतिशत का अनुमान? तो देश में जो चीनी उत्पादन का अनुमान है, चीनी विपणन ने रिपोर्ट जो जारी किया उसमें 30.95 मिलियन टन, और यह रिपोर्ट इम्सा ने जारी किया। किसने? इस्मा ने। इंडियन शुगर एंड बायोलॉजी या बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का यह रिपोर्ट है, और चीनी उत्पादन में हम कहेंगे 30.95। और अगर हम चीनी उत्पादन की रिपोर्ट देखें, इस्मा रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान कर्नाटक का। तो चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश का नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर हम गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे है। चीनी उत्पादन में कहेंगे तो महाराष्ट्र प्रथम पर है, ध्यान में रखिएगा। इसके सहयोग से HAL अब यात्री विमान का भी निर्माण करेगी। तो रूसी कंपनी यह एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से और नेरो ब्रॉन्डी जो SG-100 यात्री विमानों का निर्माण HAL करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर यह समझौता जो हुआ वह मॉस्को में संपन्न हुआ। भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर? नई दिल्ली। जो भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है यह संपन्न हुआ नई दिल्ली। इसका थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य है झारखंड। फोकस राज्य कौन सा? झारखंड। साझेदार राज्य की बात करेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो 4 साझेदार राज्य है। कौन कौन सा? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें 12 देश सक्रिय रूप से भागीदारी किया। तो भारत का जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है नई दिल्ली में, थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य है झारखंड, साझेदार है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके बाद आगे चलते हैं, करें कि भारत में जीडीपी संबंधी आकलनों के आधार वर्ष चेंज किया गया। जो अभी 2011-12 का आधार वर्ष था, अब वह 22-23 हो गया, और यह हम कह सकते हैं कि जो इसको अपनाने की संभावना है वह 27 फरवरी 2026 से अपनाया जाएगा। जीडीपी के अनुसार नया आधार वर्ष जो 2011-12 था इसका कर दिया 2022-23। ध्यान रखिएगा, जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2022-23। औद्योगिक देखिएगा उत्पादन सूचकांक जिसको कहते हैं IIP, इसके लिए भी जो पहले 2011-12 था इसको कर दिया 2022-23। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह का आधार वर्ष जो 2012 था इसको कर दिया 2024। 2012 को कर दिया 2024। तो CPI जीडीपी के लिए 2011-12 और हम कहेंगे IIP के लिए 2022-23, CPI के लिए 23-24। ठीक है, CPI के लिए 23-24। तो ध्यान में रखिएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जीडीपी आकलन हेतु नए आधार वर्ष का निर्धारण किसकी अध्यक्षता में? 26 सदस्य जो यह जीडीपी के आधार वर्ष परिवर्तन किया गया, इसके लिए समिति का गठन 2024 में हुआ था, और इस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार। क्या नाम है? प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार। और इस कमेटी का नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। और यह 8वां अवसर होगा
जब देश में कहता है कि आधार वर्ष को बदला गया। 19 नवंबर तक भारतीय रेलवे माल ढुलाई, यह हम कहेंगे 1020 मिलियन टन। सबसे अधिक जो माल ढुलाई किया वह कोयला का, सेकंड स्थान पर लौह अयस्क और तीसरा पर सीमेंट का। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वां किस्त जो जारी किया वह कोयम्बटूर तमिलनाडु से, कोयम्बटूर तमिलनाडु। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अपना रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को सौंप दिए 17 नवंबर को। 16वें वित्त आयोग का गठन होता है 280 का एक, और यह गठन करता है राष्ट्रपति। इस रिपोर्ट में वित्त मंत्री द्वारा 281 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद कहता है कि इसको सार्वजनिक किया जाएगा, और इसका जो शुरुआत होगा अप्रैल 2026 से लेकर के 2031 तक। अब हम 8वें वेतन आयोग की बात करेंगे। जो 8वां वेतन आयोग है इसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और एक अंशकालिक अध्यक्ष इसमें और एक सदस्य सचिव है। जो अंशकालिक सदस्य है प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव पंकज जैन है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाना अपेक्षित है। 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष जस्टिस के माथुर है। कौन है? जस्टिस के माथुर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राज्य समाचार खत्म हो गया, और आर्थिक ये भी खत्म हो गया। अभी हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान देखते हैं। IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस विश्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं और कतई की प्रतिक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए गठित यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1995 में, गठन कब हुआ था? 1995। 1 वर्ष के इस संगठन का अध्यक्ष ज्ञानेश यह कुमार, और 2025 में बैठक स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन। जो इसी में 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता दिया गया किसको? ज्ञानेश कुमार को। कुछ प्रमुख नियुक्तियां। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक है संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के नए निदेशक संजय गर्ग। रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि है वह चरणजीत सिंह है। कौन है? चरणजीत सिंह है। और 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, यह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, और इसको शपथ दिलाए राष्ट्रपति, और यह 2027 फरवरी 9 फरवरी तक इसका कार्यकाल रहेगा। संघीय न्यायालय की अगर हम बात करेंगे, 1 अक्टूबर 1937 को जो इसकी स्थापना हुआ, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे, और जब यह सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना गया तब हम कहेंगे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या थे। यूनेस्को के नए 12वां महानिदेशक जो बने हैं खालिद अल एनानी। यूनेस्को के यह नए महानिदेशक कौन बने हैं? खालिद अल एनानी बने हैं। इसके बाद पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2025 मिला है डेविड सजाले को। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सजाले किस उपन्यास के लिए? फ्लैश के लिए। भारत जो है कि किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको भी कहते हैं कि अल्प सूचीबद्ध किया गया, लेकिन यह पुरस्कार जो मिला है बुकर पुरस्कार डेविड सजाले को किस उपन्यास के लिए? फ्लैश के लिए। तो इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई का है, फ्लैश जो है वह डेविड सजाले का है। महाराष्ट्र भूषण 2024 मिला है राम सुतार, यह एक मूर्तिकार है। तो महाराष्ट्र भूषण किसको मिला है? राम सुतार को। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 कुल 4 क्षेत्रों में दिया जाता। रचनात्मक कार्यों के लिए अगर जमनालाल बजाज पुरस्कार की बात करेंगे हसमुख बाबू भाई पटेल को, और ग्रामीण विकास हेतु जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह प्रधानमंत्री किया जो PM मुरुगेसन को, किसको? PM मुरुगेसन को। और किया भारत के यह बाहर गांधीवादी मूल्यों के जो प्रचार के लिए पुरस्कार दिया गया सेकाचेवा लियोडिमिना, ठीक है, सेकाचेवा लियोडमिया और लियो
लिनोदो वना महिला एवं बाल कल्याण के लिए यह त्रिवेणी आचार्य को मिला है। किसको? त्रिवेणी आचार्य को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कुल कहता है कि 46 विजेता, जो मुख्य मुख्य उसको देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करेंगे महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान पर गुजरात, तीसरा पर हरियाणा। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत यह दुबग्नी पल्ली आंध्र प्रदेश का और पयम केरल, दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। दुबग्नी पल्ली और पयम केरल। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई, कौन सा? नवी मुंबई। सर्वश्रेष्ठ स्कूल अथवा कॉलेज यह कृष्णा पब्लिक स्कूल जो है कहाँ पर? रायपुर में। सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जो यह स्कूल अथवा कॉलेज को मिला है कृष्णा पब्लिक स्कूल। ये जल पुरस्कार इतना। एक और दिमाग में रखेगा, चूंकि इसका संबंध बिहार से है, तो राज्य क्षेत्र के जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पूर्वी क्षेत्र के लिए मिला है किशोर जायसवाल को, और किशोर जायसवाल बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। वर्ष 2025 के लिए प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के 100 पुरस्कारों में इसमें कहते हैं कि जन भागीदारी में शीर्ष पर है तेलंगाना, दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरा पर राजस्थान है। इंफोसिस पुरस्कार 2025 कुल 6 श्रेणी में 40 वर्ष से कम उम्र के जो शोधकर्ता होता उसको यह प्रदान किया जाता है इंफोसिस पुरस्कार। अगर हम गणित विज्ञान की बात करेंगे सब्यसाची मुखर्जी, और भौतिक विज्ञान की बात करेंगे करथिम मंथीराम, और इंजीनियरिंग और यह कंप्यूटर विज्ञान की बात करेंगे सुशांत सचदेवा। जीव विज्ञान अंजना बद्रीनारायण, और सामाजिक विज्ञान के लिए एंड्रियो ओलेट। क्या नाम है? एंड्रियो ओलेट। अर्थशास्त्र में निखिल अग्रवाल को यह दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। कि शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यह पुरस्कार 2024 जो मिला मिशेल बैचलेट को, जो चिली के पूर्व राष्ट्रपति। जिनके का शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 यह मिशेल बैचलेट को दिया गया। मिस अर्थ 2025 का ताज नताली पुस्किनोवा। मिस अर्थ की बात कर रहे हैं, मिस अर्थ 2024 नताली यह पुस्किनोवा। इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में भारत का प्रतिनिधित्व कोमल चौधरी ने किया। किसने? और कोमल चौधरी कहाँ की है? पुणे की है। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज फातिमा बॉस, यह मेक्सिको की है। इसका आयोजन थाईलैंड में, और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें मनिका विश्वकर्मा ने। किसने? मनिका विश्वकर्मा। मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब कैटलिना ड्यूक, और इसका आयोजन टोक्यो में। भारत का प्रतिनिधित्व रूस संधू ने। किसने किया था? रूस संधू। निधन की बात करेंगे, गोपी चंद हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह भारतीय मूल के अरबपति ब्रिट उद्यमी और हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे। गोपी चंद हिंदुजा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार रामदरस मिश्र, यह इम्पोर्टेंट है चूंकि यह इसको 2025 में पद्मश्री मिला, और 101 साल की उम्र में यह निधन हो गया। इसका संबंध है हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार है कौन? रामदरस मिश्रा। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल, इसका भी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र, यह 89 वर्ष की आयु में, ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल। करे क्या? इन्हें पद्म भूषण 2012 में ही मैन के नाम से, किसको? धर्मेंद्र को। और कहते हैं कि इसका जो पहली फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और हिंदी साहित्य का रंगमंच था, हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ चर्चित व्यक्ति। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद यह अजहरुद्दीन को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल में इसको कहते हैं कि शामिल किया। किसको? मोहम्मद यह अजहरुद्दीन को। कहां पर? तेलंगाना के सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने इसको शामिल किया।
नवंबर महीने का कुछ दिवस देख लेते हैं। हरियाणा 7 राज्य का हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और 5 यूटी है जिसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को। दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सब का स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर। अगर हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करेंगे 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता 9 नवंबर। शांति एवं विकास हेतु विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस है, यह 11 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस कब? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस, यह 14 नवंबर को। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता 16 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस यह मनाते हैं 17 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर। और विश्व शौचालय 19 नवंबर को। विश्व शौचालय 19 नवंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 9 नवंबर। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन, देखिएगा यह भी 21 नवंबर को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोक हेतु, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये हम कहेंगे 25 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस की बात करेंगे, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ पुस्तक है और उसके लेखक। द मैजिक ऑफ लास्ट इयरिंग, यह किसका है? सुधा मूर्ति का। द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग, यह किसका? सुधा मूर्ति। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई का। फ्लैश है डेविड सिजाले का। द विडो जॉन ग्रिशम का है। किसका है? जॉन ग्रिशम। ये चारों पुस्तक इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट है फ्लैश और एक है आपका लोनलीनेस। बताएंगे द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयरिंग, ये देखिएगा सुधा मूर्ति। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई। फ्लैश डेविड सिजाले। द विडो, यह जॉन ग्रासम। हाल ही में सऊदी अरब में बस दुर्घटना में 42 भारतीयों की मौत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसका कितवां जयंती मनाया गया? 150वां। और उसके उपलक्ष्य में भारत पर्व का आयोजन किया गया। 1 से 15 नवंबर तक एकता नगर में यह पर्व चला। भव्य परेड का आयोजन किया। मोदी ने सलामी ली और कहता है क्या? सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं 31 अक्टूबर को। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में करीब विशेष डाक टिकट और 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कहे कि भगवान, यह श्री साईं बाबा के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी। और यह कहाँ से जारी किया? यह पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश। पुट्टपर्थी आंध्र। तो साईं बाबा के जन्म जो शताब्दी समारोह है, चूंकि इसका जन्म कहते हैं 23 नवंबर 1926 को, और जो शताब्दी समारोह में हम कहेंगे 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष प्रकार के डाक टिकट का भी यह जारी किया। विश्व के सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला काहिरा में। कहाँ पर? काहिरा पड़ता है मिस्र में। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट भारतीय सशस्त्र सेना का युद्धाभ्यास, इसका नाम है त्रिशूल। तो ऐसा मत समझिएगा कि त्रिशूल युद्धाभ्यास भारत और पाकिस्तान के सीमा पर इसका आयोजन किया, लेकिन किया अपना तीनों सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर के। मित्र शक्ति यह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, और इसका 11वां संस्करण, इसका आयोजन कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। तो मित्र शक्ति भारत श्रीलंका और इसका 11वां संस्करण था, आयोजन हुआ कर्नाटक में। भिन्न बैक्स युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो भारत और वियतनाम। छठा संस्करण था, आयोजन इसका हनोई वियतनाम में।
गरुड़ युद्धाभ्यास 2025 भारत और फ्रांस 8वां संस्करण, और कहते हैं कि मोंट डे मार्सन एयरबेस यह फ्रांस में। जो गरुड़ युद्धाभ्यास होता है वह भारत और फ्रांस, और यह हम कह सकते हैं कि यह फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त त्रिसेवा युद्धाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार। अब भारतीय सशस्त्र बलों का जो पूर्वी प्रचंड प्रहार है यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश। फिर हम कहेंगे आईसीसी, जो 13वां आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट 2025 है, इसमें मेजबान है अपना भारत, और भारत जो पाकिस्तान के साथ जितना भी मैच हुआ वह श्रीलंका में खेला गया। लेकिन आईसीसी महिला विश्व कप का मेजबानी कौन किया है? भारत किया है। कुछ संस्करण इसका यह श्रीलंका में खेला गया। जो पाकिस्तानी टीम के साथ मैच हुआ वह कहाँ पर? श्रीलंका में। विजेता टीम, इसमें भारत ने पहली बार यह जो है खिताब जीता, और किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। फाइनल खेले यह किस स्टेडियम में? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम, जो नवी मुंबई में पड़ता है। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, और भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर। कोच है इसका यह अमोलू मजूमदार। क्या नाम है? अमोलू मजूमदार। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाई लोरा बोलबाट। लोरा बोलबाट, जो कहते हैं कि 500 या 71 रन, और स्मृति मंधाना 434 रन। सर्वाधिक विकेट किसने? तो दीप्ति शर्मा, यह 22 विकेट ली है। भारत ने पहली बार महिला विश्व कप का यह खिताब अपने नाम किया। इसके पहले 12 संस्करण हो चुका था। अब तक अपना प्यारा भारत की कोई महिला टीम ने यह पदक नहीं जीता। इस बार यह पहला पदक है। सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने विजेता टीम को पुरस्कार जो होगा इसमें यह 65.8 लाख डॉलर, उप विजेता को 32.4 लाख डॉलर, और इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम शामिल हुआ था। खेलकूद की बात करते हैं। खेलकूद, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम खेलकूद की बात करेंगे, इंदिरा मैराथन 2025, इसका आयोजन प्रयागराज में। पुरुष वर्ग में विजेता प्रदीप सिंह चौधरी, महिला वर्ग में विजेता रेणु कुमारी। जो इंदिरा मैराथन है जिसका आयोजन हम कहेंगे प्रयागराज में हुआ, पुरुष वर्ग में विजेता प्रदीप सिंह, महिला वर्ग में विजेता रेणु कुमारी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में यह पुरुष एकल में यह जो विजेता है एंडोर्स एंटोनसन, महिला एकल में आन से यंग। कौन है? आन से यंग। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन। ये मोस्ट भी है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन है इसका पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन, महिला एकल का आन से यंग, और यह दक्षिण कोरिया की है। लक्ष्य सेन भारत के। मेघालय के जो आकाश चौधरी है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज, और ऐसा फिर हम कह सकते हैं कि जो 2 बॉल फिर बाद में मिला उसमें फिर 2 छक्का लगा दिया। इसके बाद अगला चलते हैं दृष्टिबाधितों। दृष्टिबाधित महिला के पहले T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता। दृष्टिबाधित महिलाओं के पहले T20 विश्व कप का खिताब भारत ने। उप विजेता है नेपाल। प्रो कबड्डी का 12वां संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली। महिला कबड्डी विश्व कप 2025, यह विजेता है भारत। इसका आयोजन कहाँ पर? ढाका में, और उप विजेता है चीनी ताइपे या ताइवान। महिला कबड्डी विश्व कप भी जीता है भारत ने। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण है दबंग दिल्ली। दृष्टिबाधित जो महिलाओं के पहले T20 विश्व कप हुआ उसमें भी विजेता रहा कौन? भारत रहा। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब, चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब जेनिक जेन। क्या नाम है? जेनिक जेन। टोरे पैसिफिक ओपन टेनिस 2025 बेलिंडा बेंसिच। डेविस कप का संबंध यह टेनिस से है, और इसका विजेता जो रहा हुआ कौन? इटली। डेविस कप के विजेता कौन है? इटली। एटीपी फाइनल 2025 का खिताब यानिक सिनर ने, और इसका आयोजन इटली में हुआ। तो एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने? यानिक सिनर ने जीता है। किसने? यानिक सिनर। विमेन्स टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीता है एलेना राइबेकिना। किसने? एलेना
यह रायबाकिना। आयोजन इसका रियाद, सऊदी अरब में। पुरुष एकल टेनिस खिलाड़ी यह जो है का खिताब 2025 एटीपी जो रैंकिंग है, तो पुरुष टेनिस में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर है कार्लोस अल्कराज, दूसरा स्थान पर यानिक सिनर। जबकि महिला खिलाड़ी में वर्षांत 2025 में डब्ल्यूटीओ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अरियाना सवालेंका और सेकंड स्थान पर इगा स्विटेक। महिला एकल खिलाड़ियों के वर्षांत 2025 डब्ल्यूटीओ रैंकिंग में शीर्ष पर अरियाना सवालेंका और सेकंड स्थान पर है इगा स्विटेक। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया और कहते हैं कि इसने अर्जुन पुरस्कार 2019 में और 2024 में इसको पद्म श्री भी मिला और अभी रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया। 35वां लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट के विजेता रेलवे टीम है और इसका आयोजन लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट का जो विजेता है वह कौन, यह रेलवे टीम। 126वां बेटन हॉकी कप टूर्नामेंट का विजेता आर्मी रेड टीम। शतरंज में फिडे के विश्व कप का 11वां संस्करण यह कहाँ पर, पणजी गोवा में। जो शतरंज के फिडे यह विश्व कप के जो 11वां संस्करण है उसका आयोजन पणजी गोवा। विजेता है जाबोखिर सिंडारोव, जाबोखिर सिंडारोव, जाबोखिर सिंडारोव। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स लेंडो नोरिस, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन। इसके बाद देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चलते। इंडिया एआई मिशन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत में एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का जो शुभारंभ भी किया है वह हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। युवा एआई फॉर ऑल लक्ष्य है 1 करोड़ नागरिकों को मूलभूत क्या एआई कौशल से सशक्त बनाना। एआई का जनक जॉन मैकार्थी को, किसको, जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी एएसओ में। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, डब्ल्यूटीओ ने किया है। वैश्विक टीबी के जो है सर्वाधिक यह मामले कहां पर शीर्ष पर है, भारत में। जितना पूरे भारत में टीबी रोग है पूरे विश्व में, उसमें कहते हैं कि सबसे अधिक मामले भारत में 25%, इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस जो है 6%। टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक कि पूरे विश्व से 2030 तक टीबी का उन्मूलन कर देना है। टीबी रोग का कारण है, जो टीबी रोग है उसका कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु और इससे अंग जो प्रभावित होता है यह फेफड़ा। और विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाते हैं और हम कहेंगे जो इसका थीम है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्व टीबी यानी कि क्षय रोग दिवस जो है वह कब, 24 मार्च को मनाते हैं। इसके बाद आता है एक पर्मियन काल। यह काल पृथ्वी के इतिहास का एक युग है जो लगभग 299 मिलियन से 252 मिलियन वर्ष पहले चला। यह युग पैलियोजोइक महाकल्प का कहता है कि अंतिम काल था, उसके बाद यह सब कुछ खत्म हो गया था। COP30 में जो है 13 नवंबर को बेलम हेल्थ एक्शन प्लान BHAP हाल ही में चर्चा में रहा। वाइल्ड पोलियो वायरस कहाँ पर मिला है, हम कहेंगे जर्मनी में चर्चा में रहा। जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वह कहाँ मिला है, जर्मनी। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया, 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में एक मात्र अफ्रीकी हाथी संकर की जो है चूहे से होने वाले दुर्लभ वायरस एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण मौत हो गया। देखिएगा यह दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में संकर का निधन हो गया। डीएनए संरचना की खोज करने वाले वाटसन और क्रिक थे। तो इसमें कहते हैं कि जो वाटसन है उसका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इसको 1962 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए की खोजकर्ता की बात करेंगे फ्रेडरिक मेसर और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने। भारत में यह सिकल सेल बीमारी के लिए देश की पहली स्वदेशी यह क्रिप्सर बेस्ड थेरेपी किसने लॉन्च किया,
जितेंद्र सिंह, जो कहते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इस थेरेपी का नाम बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा है। तो सिकल सेल देखिएगा, सिकल सेल बीमारी को दूर करने के लिए जो थेरेपी विकसित किया है, यह क्रिप्सर बेस्ड। देखिएगा, इसका नाम बिरसा 10 रखा है। क्या नाम रखा है? बिरसा 10। बिरसा 101 नाम रखा है इसका, बिरसा 101। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती। हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी 150वीं जयंती और बिरसा मुंडा का भी 150वीं जयंती मनाया गया 15 नवंबर को। और सरदार वल्लभ भाई का पटेल का जयंती कब मनाते हैं, कमेंट में करिएगा। विश्व का ऐसा 8वां देश जिसने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टीसीवी को अपना राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया, वह है बांग्लादेश। आगे, किस राज्य सरकार ने कुष्ठ रोगों को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया? महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी, यह बम्बई, आईआईटी बम्बई। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जलवायु जोखिम 2025, इसको जारी करता है जर्मन वॉच। और भारत का स्थान 15वां शीर्ष स्थान पर सेंट विसेंट ग्रेनेडिनेस। और कहते हैं कि इसमें जो हम कह सकते हैं कि 1995 से 2024 का रिपोर्ट है, उसमें कहते हैं कि सबसे अधिक जो है जलवायु आपदाओं से जो प्रभावित रहा है, वह डोमिनिका। और अब ये क्या आपदाओं से प्रभावित होने वाला, ये देखिएगा 9वां स्थान है किसका? भारत का। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी ने किस यह प्रजाति के बंदरों को वन्यजीव संरक्षण या 1972 के शेड्यूल 2 के तहत पुनः शामिल करने की सिफारिश किया? रिसस मैकॉक, रिसस मैकॉक। टाइफून कालमेगी प्रभावित देश है फिलीपींस और वियतनाम, फिलीपींस और वियतनाम। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इस कारण से फिलीपींस में राष्ट्रीय आपात की घोषणा भी। तो कालमेगी चक्रवात के कारण कौन सा ऐसा देश जहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया, तो वह है फिलीपींस। इसको जो कालमेगी चक्रवात है, इसको स्थान या नाम टीनो के नाम से जानते हैं। और हम कहेंगे नामकरण इसका जो किया कालमेगी का, तो यह किया है उत्तर कोरिया ने। किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति, यह प्रोटीडिड्रेस यह कैपिटेट्स की खोज किया। यह कहाँ पर? यह खोज किया है केरल में। तो ध्यान रखिएगा, उल्लू मक्खी की एक प्रजाति जिसका नाम है प्रोटीड्री सेरस एल्बोकैपिटेट्स। और यह क्या? लाइकोड्रॉन, यह लाइकोडॉन इरबिनी सांप की नई प्रजाति है जो कहते हैं कि ग्रेट निकोबार में मिला। तो लाइकोड्रॉन इरबिनी सांप की एक प्रजाति है जो ग्रेट निकोबार में। उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति हम कहेंगे केरल में। हाल ही में कहाँ जो है प्रदूषण को देखते हुए ग्रेटेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 यह लागू किया? दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली। तो ग्राफ्स एक जो है डायनेमिक प्रदूषण कंट्रोल फ्रेमवर्क है। बिहार की गोगाबिल झील को रामसर साइट में शामिल किया। जो गोगाबिल झील है वह हम कहेंगे कटिहार में। और भारत का चौरनबेमा, अगर हम भारत का बिरनबेमा की बात करेंगे तो गोकुला जिला से जो बक्सर में, तिरनबेमा उदयपुर या पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण बिहार में। और गोगाबिल 94वां कटिहार। 55वां जो है वह सिली सरह झील जो अलवर राजस्थान का है। और 96वां कोपरा जिला से बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। तो अब कहते हैं कि बिहार में टोटल रामसर साइट हो गया 6। तो कांवर झील बेगूसराय में है, नागी नटकी यह जमुई में। तो हम कहेंगे एगो कांवर, नागी, नटकी 3 हुआ। और 3 को अभी हाल ही में हम कह सकते हैं कि एक तो गोगाबिल है, एक है गोकुला है, और एक हम कह सकते हैं गोकुला, उदयपुर और गोगाबिल 3 अभी को मिला है। फिर कहेंगे सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश का, तीसरा पर अब बिहार आ गया है। सब विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ रामसर साइट है? तो हम कहेंगे यूके में।
और दूसरा स्थान पर मैक्सिको और तीसरा स्थान पर भारत। एशिया में अपना भारत में सबसे ज़्यादा हम कहेंगे रामसर साइट है। ये अभी हम रिपोर्ट जो बता रहे हैं नवंबर 2025 तक का, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक ये चेंज हो चुका हो। देखिएगा, जो बीपीएससी ट्रिप 4 का तैयारी करते हैं उसके लिए नया बैच आ रहा है 27 जनवरी से, और 27 जनवरी से पूरे अद्भुत इस बैच की क्या-क्या विशेषता रहेगा। 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ाएंगे, और यह दरोगा मेंस वाला के लिए भी होगा। 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी का साइंस सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटवाएंगे, जो पीवाईक्यू होता है टीचर वाले का, वो घटना चक्र का सारा सब्जेक्ट, जो पूर्वालोकन आता है मोटा वाला किताब, उसमें सारा सब्जेक्ट जो आप लोग को पूछा जाएगा वह सारा, और प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन क्यूज करवाएंगे। इसका टाइमिंग जो होगा 3:30 से 5 में, और फी है मात्र 1499। 27 जनवरी आइए, 2 क्लास डेमो फ्री है। आइए मिलते हैं 27 को। अभी आप दरोगा की तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।